जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम कल मंडे 9th ऑफ दिसंबर और आज के 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ऑल्दो दोनों दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज एक यही चल रही है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी को रिमूव किया जा सकता है। बिकॉज ऑपोजिशन पार्टी, अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक जो बना हुआ है, उन सब ने मिलकर हम देखते हैं कि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे सबमिट किया है अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं, कौन से टाइप की मेजोरिटी चाहिए यहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा में, वो सारे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास आज की है, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट डे है आज, ठीक है, 10 दिसंबर। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे बिकॉज उसकी थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीन तीन या चार न्यूज मोटी मोटी हमारे पास है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी का पार्ट है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल। सबसे पहली न्यूज थी, कल 9 दिसंबर था। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप सब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी होगी कि 9 दिसंबर को सबसे पहली मीटिंग हुई थी 1946, ठीक है, जिसको 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने यहाँ पे प्रपोजल दिया था। ठीक है, उसके बाद पूरी आपको सीक्वेंस पता है। 1935 में सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 38 में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। उसके बाद 1940 अगस्त ऑफर में नेहरू जी की बात को मान लिया जाता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है जो कि एक ब्लूप्रिंट था पार्टीशन का। उसके बाद फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, जिसमें 3 मेंबर थे, पीसीए, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड एलेक्जेंड्रा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 9 दिसंबर को सबसे पहली मीटिंग होती है। एंड फर्स्ट मीटिंग में इस बार सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, फ्रेंच यहाँ पे प्रैक्टिस यूज की जाती है। जो ओल्डेस्ट मेंबर थे सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर थे जो कि पार्लियामेंट्रियन थे उस टाइम पे, उनको यहाँ पर सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फ्रेंच प्रैक्टिस को यहाँ पे फॉलो किया। ठीक है, इस बार के सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। हैविंग सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द ईयर 1910 एंड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1921। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 26 नवंबर मोटी मोटी डेट जो आपको याद रहनी चाहिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, इस बार वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होता है, केम इनटू एन एक्शन। एंड उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करा जाता है। ठीक है, ये बातें आपको पता हो। ओके, नेक्स्ट न्यूज, कल यहाँ पे क्या कहते हैं, लोकसभा में आई थिंक दोनों में से किसी एक हाउस में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रिप्लाई दिया गया विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट कॉरिडोर्स। अब इसमें रिलेटेड क्या था अभी हम स्टैटिक पार्ट में करेंगे, ऑल्दो मैं वहां पे ढंग से कराऊंगा आपको कि प्रोजेक्ट एलिफेंट आया किस तरीके से, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। बट कल यहाँ पे बताया गया कि एलिफेंट कॉरिडोर कौन कौन से हैं। तो उसमें यहाँ पे मंत्री जी ने 15 एलिफेंट रेंज स्टेट्स बताए हैं। जैसे हम टाइगर रेंज कंट्रीज करते हैं, ऐसे स्टेट्स बताए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका जहां पे सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं। ठीक है, इस बार पिच आई थिंक 2 साल पहले सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें केरला ऑप्शन दिया था। ठीक है, कि फीमेल्स के उसमें ऑप्शन थे कि जो फीमेल का हर्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं, एलिफेंट्स का जो हर्ड होता है फीमेल उसको लीड करती है। ठीक है, 22 मंथ्स जेस्टेशन पीरियड है। ठीक है, कर्नाटका नंबर 1 है। 33 हमारे पास टोटल एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये सब हम सारी चीजें प्रोजेक्ट एलिफेंट में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, 15 एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं। यहां से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसे हम टाइगर्स में करेंगे, टाइगर रेंज कंट्रीज, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हमने की थी, इसी तरीके से एलिफेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट जो आज की न्यूज है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, आज ह्यूमन राइट डे है। वी रिफ्लेक्ट ऑन द आइडियल्स enshrined in the UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 1948 में अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम रीअफर्म करते हैं यहाँ पे our collective resolve to contribute to building a world where the justice and human dignity are the bedrock of society। किसी भी सोसाइटी का ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस जो है वो बेडरॉक होते हैं। ठीक है, अगेन आज का दिन ह्यूमन राइट डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है। मैंने आपको जैसे बताया एफकैट में ह्यूमन राइट डे, एनवायरमेंट डे, वेटलैंड डे, ठीक है, ओजोन डे,
इस तरह के डेज डायरेक्टली थीम के साथ पूछ लिए जाते हैं। तो हर साल हम 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, टू कॉमेमोरेट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पे अडॉप्ट की थी। ठीक है, एक ये ग्लोबल बेंचमार्क है कि किस तरीके से अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है। ठीक है, थीम क्या रखी गई इस बार? आर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जितने भी हमारी प्रिंसिपल्स हैं ये सब रिफ्लेक्ट होते हैं इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क दे रहा है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो इसमें पूरे में आपको थीम पता हो प्लस दिन भी आपसे पूछा जा सकता है एफकैट के एग्जाम में। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग पे यहाँ पे एमओएस ने, यहाँ पे होम अफेयर्स ने कुछ यहाँ पे रिप्लाई दिया। ऑल्दो अमित शाह जी अभी कल ही यहाँ पे बोल चुके हैं कि एंटी ड्रोन यूनिट बनाने की बहुत जरूरत है। हम देख रहे हैं लगातार आजकल जो नए तरीके की वॉरफेयर आ रही है, ड्रोन्स के थ्रू लगातार अटैक हो रहे हैं। ठीक है, तो अमित शाह जी ने यहाँ पर, जो कि होम मिनिस्टर है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि एंटी ड्रोन यूनिट बनाने की जरूरत है। बहुत ही की डिसीजन होगा ये गृह मंत्रालय का, बहुत जरूरी भी है ये। ठीक है, एंटी ड्रोन यूनिट बनानी नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से। तो यहाँ पे मिनिस्टर जी ने, एमओएस ने जवाब दिया कि जो इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, आप सबको पता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ यहाँ पे अपना शेयर करते हैं। तो जो टोटल लेंथ है यहाँ पे मेघालय में वो 443 किलोमीटर है। उन्होंने बोला कि उसमें से 367 ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे फेंसिंग कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे अमित शाह जी पहले बोल भी चुके हैं कि हम फेंसिंग पे लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, वहां पे जो की पॉइंट्स हैं सब जगह पे फेंसिंग की जाए। अब फेंसिंग में होता क्या क्या है? ठीक है, उसमें आप देखते हैं नंबर 1, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर HHTI, नाइट विजन डिवाइस NVD, ट्विन टेलीस्कोप, इंटेलिजेंस सेटअप को अपग्रेड कर दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट और जितनी भी वहां पे कंसर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वहां पर आपस में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सब में कॉपरेशन हो। ठीक है, एंड एडिशनल मैन पावर। एंड अभी हम देखते हैं कि कल ही अमित शाह जी ने बोला कि एंटी ड्रोन यूनिट भी हम यहाँ पे तैयार करने जा रहे हैं जल्दी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग पे जवाब दिया यहाँ पे, ठीक है, मंत्री जी ने, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो है लगातार इंश्योर किए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट में भी मैंने अमित शाह जी की फोटो लगाई है बिकॉज युवा शाहकार स्कीम, ठीक है, आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कि गृह मंत्रालय अभी गृह मंत्री अमित शाह जी के अंतर्गत ही है। ठीक है, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 43 कैपिटल B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अलग से मिनिस्ट्री भी क्रिएट की गई थी। जैसे कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अमूल आपके पास है, इंडियन कॉफी हाउस आपके पास है। तो यहाँ पे एक स्कीम है युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम, जिसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब एनसीडीसी खुद एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपसे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अक्रॉस द कंट्री, जिसका एम क्या है कि जो न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनको इनकरेज करें कि वो कुछ नया और इनोवेटिव आइडिया लेकर आए। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पहले तो स्कीम पूछी जा सकती है आपसे। नंबर 2 कि कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? एनसीडीसी। अब एनसीडीसी अपने आप में पूछा जा सकता है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। नाउ ये इंकरेज करेगा यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, जो ऑपरेशन में है कम से कम 3 मंथ्स। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास आगे लाइंस, लोन प्रोवाइड किया जाएगा लॉन्ग टर्म अप टू द 5 इयर्स एज एन इंसेंटिव। एनसीडीसी प्रोवाइड करेगी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन इट्स एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टर्म लोन फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ठीक है, ये थोड़ी सी निटी ग्रिटीज आपको पता हो, 3 मंथ्स वाली, एंड एनसीडीसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये आपको पता हो। अब पिछले 2 दिनों से लगातार न्यूज चल रही है, ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि जगदीप धनखड़ जी जो ऑपोजिशन इश्यूज रेज कर रहे हैं उनको ढंग से नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्शियलिटी शो की जा रही है। तो ऑपोजिशन में मूव टू इम्पीच जगदीप धनखड़, कैन अ वाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड। ठीक है, आज हम देखते हैं कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया। तो अब सवाल ये उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से रिमूव होते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट की टोटल टर्म कितनी है? 5 साल। ओके, नंबर 2, कितने टर्म्स में वो, नंबर ऑफ टर्म्स में टाइम्स वो इलेक्ट हो सकते हैं? जितने मर्जी बार इलेक्ट होकर आए। ओके, नंबर 3,
इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, दैट मीन्स हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहा जाता है कि वो अपने ऑफिस के कारण राज्यसभा के चेयरमैन है, बाय वर्च्यू ऑफ इट ऑफिस, इसलिए उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है। नाउ अब आपको पता है कि लोकसभा में स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, चेयरमैन है, ठीक है। अब जो ओम बिरला जी हैं वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो यहाँ पर इलेक्ट होकर आए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, वो राज्यसभा के या लोकसभा के किसी के भी, क्वाइट ऑब्वियस है, वो एमपी नहीं है। अब जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो आपको याद रखना है एक स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, कि सबसे पहले तक रेजोल्यूशन स्टार्ट कौन करेगा, राज्यसभा, बिकॉज ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में पहले इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मतलब इफेक्टिवली कितने बैठे हैं आज, ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पहले पास होगा एक रेजोल्यूशन, उसके बाद उसको लोकसभा जो क्या करेगी, सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करेगी, दोनों में पास होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही यहां पर वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है, आर्टिकल 67 क्लॉज बी जो संविधान का है वो डील करता है विद रिस्पेक्ट टू द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बट कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो उनके रिमूवल के लिए लिया जा रहा है उसका भी एक यहां पर प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 67 क्लॉज बी कहता है कि सच अ रेजोल्यूशन कैन नॉट बी रिमूव्ड until until unless a notice of at least 14 days 14 दिन का notice has been provided indicating the intention to move the resolution, ठीक है, 14 दिन का कम से कम यहां पर एक नोटिस होगा एडवांस, ठीक है, जो कि इंडिकेट करेगा कि यस कुछ इंटेंशन है टू मूव द रेजोल्यूशन। ये आपसे इंडियन पॉलिटी में पूछा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट वाला, बिकॉज ये न्यूज में चल रहा है। तो ये थी हमारी 2 दिन की मोटी मोटी इंपॉर्टेंट न्यूज, बट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको मैं कहूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास आएगा वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, प्लस जो सेकेंड न्यूज है ह्यूमन राइट कमीशन वाली, कि यस इस बार की थीम क्या रखी गई है, ठीक है, थीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे एफकैट में जनरली पूछ लिए जाते हैं कि वेटलैंड डे, इन्वायरमेंट डे, ये किस पे है। नंबर 3 ज्योग्राफी की न्यूज है, एलिफेंट रिजर्व्स, ठीक है, एलिफेंट के स्टेट्स जो हैं, एलिफेंट रेंज स्टेट्स, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर लास्ट ईयर ही उन्होंने एक साथ यहाँ पे दोनों यूनिट्स इकट्ठी कर दी थी, मर्ज कर दी थी, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के हाई चांसेस हो सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।